बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये हमारा जो 2011 का पेपर चल रहा है, इसमें हम 75 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब 76 की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास ये 76 क्या है। 76 क्या द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज़, यानी कि ये हमारे पास एक इंटीग्रल है और ये कैसा इंटीग्रल दिया गया है। ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल इसलिए कि इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस डिफाइंड है। ठीक है। दूसरे इंटीग्रल को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, जिसके ऊपर लिमिट जो है वो डिफाइंड नहीं होती। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को जो है वो हमने सॉल्व करके देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। क्या इसकी वैल्यू -1 आती है, या इसकी वैल्यू 1 है, ई है, या जो है वो 2e के इक्वल है। तो हमने इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है। तो इसकी अगर वैल्यू को देखा जाए तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। और आगे हम वैल्यू को फाइंड भी करते हैं। ठीक है। इसका बेसिकली हमने क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। और फंडामेंटल लॉ के मुताबिक क्या होता है, अगर लिमिट a टू b हो तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a लिखते हैं। यानी कि जो इसका आंसर आता है उसमें पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अब हम इसको जो है वो आगे देखते हैं। ये मैंने इसको सॉल्व किया है कि ये हमारे पास बेसिकली इंटीग्रल था, और इस इंटीग्रल के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, दो फंक्शंस हैं। एक x है और एक e रेज़ टू पावर x है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक हमारे पास पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल में x है और x की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। अब ये देखें, अगर इस फंक्शन का इंटीग्रल जो है वो हम फाइंड कर सकते हों और ये x में मौजूद हो, तो हम जो है वो क्या करेंगे, हमेशा x वाली टर्म को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, दूसरी को सेकंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि x आगे जाके इसका डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है। और क्वेश्चन हमेशा सॉल्व वो होता है जो कि रिड्यूस हो। अब ये देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर एक्स ही होगा, माइनस ये जो ई रेज़ टू पावर एक्स है ये एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर जो है वो x है, तो x की सॉरी अपर जो है वो 1 है, तो हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। इधर भी x है, इसकी जगह पे 1 पुट हो जाएगा, माइनस फिर जो है वो x की जगह पे 0 पुट होगा, तो ये 0 ही आ जाएगा, माइनस। अब ये ई रेज़ टू पावर एक्स है, ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर एक्स होता है। अब ये हमारे पास अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के मुताबिक, और ये फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ई रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 1। और यही हमने जो है वो उसको करेक्ट किया था कि जो हमारे पास इसका इंटीग्रल है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। बी ऑप्शन को हमने टिक किया था। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास जो है नेक्स्ट 77 है। 77 क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस 4x कॉन्ग्रुएंस टू 5 मॉडलो 9। ठीक है। इसको जो है वो इसकी ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं कि इसमें x किसके इक्वल होगा। x इज़ कॉन्ग्रुएंस टू 6 मॉडलो 9 होगा, या x कॉन्ग्रुएंस टू 7 मॉडलो 9 होगा, या x कॉन्ग्रुएंस टू 8 मॉडलो 9 होगा, या x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 9 होगा। अच्छा, अब ये देखो, अगर आप स्टूडेंट्स ये ऑब्ज़र्व करो यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए डेफिनेटली हमें जो है वो क्या करना है, डिवीजन करनी है। तो बेसिकली हमें किसका पता होना चाहिए, कांगूरेंस के अंदर जो डिवीजन है उसका पता होना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स वो सी है, यानी कि ये हमारे पास जो है वो क्या आएगी, करेक्ट ऑप्शन आएगी। आएगी कैसे, आगे हम जो है वो इसकी तफसीलन जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये आइडिया है कि इफ़ टू नंबर्स a एंड b लीव द सेम रिमाइंडर, अगर दो नंबर्स जो हैं a और b वो एक जैसा जो है वो रिमाइंडर लीव करते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर m, जब हम इसको तीसरे नंबर पे डिवाइड करें तो फिर हम क्या कहते हैं, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो m। ठीक है, यानी कि इन दोनों के रिमाइंडर्स क्या हैं, सेम हैं। a का रिमाइंडर और b का रिमाइंडर सेम है,
इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। ठीक है, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन, इसका मतलब ये है। यानी कि इस m को a पे डिवाइड करें या b पे डिवाइड करें, रिमाइंडर सेम आता है। रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है। द फॉलोइंग डेफिनेशन फॉर्मुलाइजेज दिस कंसेप्ट। अब ये देखो, ये एक डेफिनेशन है कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडलो m इफ़ एंड ओनली इफ़ m डिवाइड्स a माइनस b। यानी कि अगर m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड करे, क्या करे, a माइनस बी डिवाइडेड बाय m करें, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो ये इसका मतलब है। अब इस अगर हम डेफिनेशन को यूज़ करें कि m डिवाइड्स a माइनस बी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी फिर किसके इक्वल है, बेसिकली दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। एक m है और एक जो आंसर आएगा, एक m है, क्योंकि m पे मसलन मैं कहता हूँ 6 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 आता है, तो फिर ये जो 6 है वो किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो चाहिए वो डिवाइडिंग ए कॉन्ग्रुएंस है, कि कॉन्ग्रुएंस की डिवीजन है। कॉन्ग्रुएंस को हम कैसे डिवाइड करेंगे, अब ये देखें, यही वो कह रहा है कि ये बेसिकली इसके पीछे थ्योरी मौजूद है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, मैंने यही सिर्फ पेज इसका कॉपी किया है कि फाइनली वी आर गोइंग टू सी इफ़ वी डिवाइड ए कॉन्ग्रुएंस। यानी कि इसके पीछे उसने पूरी जो है वो एक तरतीब से जो है वो बात को लेके आया है, तो इसलिए वो ये बात लिख रहा है। कंसिडर ए सिंपल कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले हम सिंपल कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं। ये 14 इज़ इक्वल टू 4 मॉडलो 10 है। 14 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडलो 10 है। इफ़ वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, अगर हम क्या करें, दोनों साइड्स को जो है वो 2 पे डिवाइड कर दें। अगर हम दोनों साइड्स को किस पे डिवाइड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये क्या, इधर क्या आ जाएगा 7 और इधर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और मॉडलो 10, और ये जो है वो ट्रू नहीं है। ये क्या है, ये ट्रू नहीं है। कैसे ट्रू नहीं है, अब यहाँ पे ये देखो, इन दोनों के रिमाइंडर सेम नहीं है, या आप जो है वो क्या करें 7 माइनस 2 करें तो ये कम्प्लीटली इसको डिवाइड नहीं करता। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें 33 इज इक्वल टू 3 लिखें, ठीक है, मॉडलो 10, और 11 इज इक्वल टू 1 लिखें, तो ये दोनों ट्रू हैं। 33 इज इक्वल टू 3 भी ट्रू है और 11 इज इक्वल टू 1 मॉडलो ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब एक केस के अंदर हमने डिवाइड किया 2 पे तो ट्रू नहीं है, एक केस में हमने 3 पे डिवाइड किया तो ट्रू है। इसका मतलब हमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो सेट करनी पड़ेंगी, जिसकी बुनियाद पे हम जो है वो इसको जो है वो क्लियरली डिफ़ाइन कर सकें। और उसके लिए स्टूडेंट्स जो कंडीशन है वो ये थ्योरम नंबर 3 है, कि वो कहता है कि सी ए अगर सी बी के इक्वल है, यानी कि ये सी कोई नंबर है, ठीक है, सी ए यानी कि लेफ़्ट साइड पे भी 2 नंबर का प्रोडक्ट है, राइट साइड पे भी, जिसमें सी दोनों तरफ कॉमन है, मॉड एम है, तो इसमें से हम सी को कैंसिल कर सकते हैं। कब, अगर सी और एम आपस में रिलेटिवली प्राइम हों। ये कंडीशन जो है वो बेसिकली जो है वो ज़रूरी है कि सी और एम क्या हों, आपस में रिलेटिवली प्राइम हों। यानी कि ये एम है और ये सी है, जो कि दोनों तरफ जो है वो मौजूद होगा। अगर मौजूद नहीं भी है तो डेफिनेटली उसको जो है वो लिखा भी जा सकता है। ठीक है, तो रिलेटिवली प्राइम होना जो है वो ज़रूरी है उसका। अब यहाँ पे ये इसका जो है वो आगे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, इसका जो है वो प्रूफ दिया गया है। अब हम अपने रिज़ल्ट्स की तरफ आएँ, तो ये देखो, आप ये मुझे बताएं कि किस पे डिवाइड कर रहे हैं, मॉडलो 9 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 का रिलेटिव प्राइम जो है वो नंबर क्या होगा, या तो 8 होगा या 10 होगा, और 10 यहाँ पे दिया नहीं गया, तो फिर क्या, कौन सा नंबर दिया गया है, 8 दिया गया है। इसका मतलब ये जो 8 है ये इसको सेटिस्फाई करता है। क्या है, 8 जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। 8x की जगह पे जो है, तो x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 8। ठीक है, ये सिंबल जो है वो 3 लाइनों वाला जो है वो इक्वल आप लगा सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का वो प्रॉपर सिंबल है। अच्छा बहरहाल जी, इसमें सी ऑप्शन जो है वो क्या है, ये करेक्ट है कि ये इन दोनों का रिलेटिवली प्राइम होना ज़रूरी है।
तो ये x जो है इस ये 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम कब होगा, जब x के 8 होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक ये सीरीज़ दी गई है स्टूडेंट्स, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है और इनफाइनाइट सीरीज़ है। किस तरह कि ये हमारे पास जो है वो प्लस सो ऑन, ये डॉट्स जो हैं आगे जो है वो मौजूद हैं, प्लस सो ऑन। अब इसकी कन्वर्जेंस की बात करनी है कि क्या ये कन्वर्ज करता है एक्स मॉड लेस देन 1 के लिए ओनली, या एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, या -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, या ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो इसमें हमने ये बात करनी है। तो ये स्टूडेंट सी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट है। तो अब हम ये देखते हैं सी ऑप्शन किस तरह करेक्ट है। अब ये देखो, ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या थी, ये सीरीज़ थी। मैंने सबसे पहले तो इसे सिग्मा की फॉर्म में लिख लिया। सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, देखिए ऊपर 1 2 3 4 चल रहा है, नीचे भी 1 2 3 4, तो ये इधर n आ जाएगा और इधर भी n आ जाएगा। और ये हमारे पास -1 रेज़ टू पावर n -1, ये अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर प्लस माइनस के साइंस देंगे, और ये हमारे पास सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। और इस चैप्टर के अंदर मैंने काफ़ी जो है वो MCQs इससे पहले जो है वो दे चुका हूँ। अगर आप जो इनफाइनाइट सीरीज़ के MCQs हैं BSc लेवल के ऊपर जो है, ये भी BSc लेवल का ही क्वेश्चन है, उसके ऊपर देखें तो 5-6 वीडियोस आपको जो मिलेंगी, जिसमें लास्ट 2 वीडियोस जो हैं वो इसी के ऊपर हैं। बहरहाल ये हमारे पास रेशियो टेस्ट है। अब रेशियो टेस्ट में इसके अंदर जो है वो हम जो रेशियो टेस्ट यूज़ करते हैं वो मॉड के साथ यूज़ करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ऊपर जो है ये an+1 है, नीचे जो है वो an है। इसको जो है वो डिवाइड करें तो ये हमारे पास जो है इसकी फॉर्म आ जाती है। n के इर्द गिर्द मॉड लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि n हमारा जो है वो पॉजिटिव नंबर है पहले ही, सिर्फ x जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, इसलिए इसके इर्द गिर्द मॉड होगा। तो ये लिमिट में हम यहाँ पे पहुँच गए। अब ये जो इसके बाद इसको मज़ीद जो है वो हम इस लिमिट को जो है वो सिंप्लीफाई करें तो हम किस पोजीशन पे हैं, ये x मॉड के इक्वल। अब रेशियो टेस्ट ये कहता है कि ये कन्वर्जेंट होता है x मॉड लेस देन 1 के लिए, डाइवर्जेंट होता है x मॉड ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये टेस्ट फेल हो जाता है x मॉड इज़ इक्वल टू 1 के लिए। तो एक तो हमें कन्वर्जेंस के लिए x मॉड लेस देन 1 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब हम ग्रेटर देन 1 के लिए ये टेस्ट बताता है डाइवर्जेंट है, वो तो हम जो है वो लिख नहीं सकते। अब आ गया ये जो बाउंड्री के ऊपर हैं, यानी कि x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू -1 के लिए जो सीरीज़ बन जाएंगी। यहाँ पे ये देखें, x की जगह पे 1 पुट किया तो 1 की पावर n 1 ही होता है, और इधर -1 पुट किया तो ये -1 की पावर जो है वो क्या बन जाएगी, ये जो है वो n आ जाएगी। उस n को मैंने इधर लिख दिया है। तो अब हमारे पास ये 2 सीरीज़ हैं, दोनों को चेक करना है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि इस सीरीज़ को अगर आप स्टूडेंट्स जो है वो देखें तो ये हमारे पास जो सीरीज़ है इसके अंदर ये 2 सीरीज़ हैं। बहरहाल इसमें एक तो ये सीरीज़ है और एक ये सीरीज़ है। ये सीरीज़ अब हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज़ रह गई है, और ये अल्टरनेट सीरीज़ है। ये जो सीरीज़ है ये क्या है, अल्टरनेट सीरीज़ है। तो जो अल्टरनेट सीरीज़ है उसके ऊपर कौन सा टेस्ट लगेगा, अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगेगा। कौन सा टेस्ट लगेगा, अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगेगा, जिसमें an नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, और दूसरा ये है कि लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए। तो ये दोनों बातें इसकी जो है वो दुरुस्त हैं। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। ये सीरीज़ क्या है, पहले वाली कन्वर्जेंट है, ठीक है। और दूसरे में ये 1/n आ गया, और ये 1/n रेज़ टू पावर p वाली सीरीज़ आपने पढ़ी हुई है कि यहाँ पे p अगर जो है 1 के इक्वल आ जाए, ठीक है, या लेस देन 1 हो, ठीक, तो वो डाइवर्जेंट होती है। तो p सीरीज़ के मुताबिक ये डाइवर्जेंट होगी। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन थी वो हमने जो है वो मैंने मेंशन कर दी थी कि करेक्ट ऑप्शन फिर हमारे पास ये C है, ठीक है, जिसमें 1 पे ऊपर कन्वर्जेंस है लेकिन -1 के ऊपर कन्वर्जेंस नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 79 है। 79 क्या है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। एक तरीका तो ये है स्टूडेंट्स, आप क्या करें, ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू वी एक्स को पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें।
ये सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशन बनेगी, उसको सिंप्लीफाई करके दोबारा पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन हो और उसका सोल्यूशन मौजूद हो, ऑप्शंस गिवन होती हैं, तो आप बजाय इसके कि उसको सॉल्व करें, आप सोल्यूशन को जो है वो उसके अंदर पुट करके चेक कर लें। अगर उसको जो सेटिस्फाई करता है तो वो उसका क्या होगा, आंसर होगा। जो सेटिस्फाई नहीं करता वो उसका आंसर नहीं होगा। तो इसमें अगर हम ये देखें तो ये ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है, यानी कि ये जो ए ऑप्शन है ये इसको सेटिस्फाई करती है। अगर आप इसका जो है वो डिफरेंशियल लें तो आप ये देखेंगे ये इसके इक्वल ही आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब जैसे यहाँ पे ये देखें, ये मैंने स्टूडेंट से इसको सॉल्व किया है कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, तो मैंने क्या किया, इस पहले आंसर को जो है वो चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल लिया और डिफरेंशियल में से हमने क्या करना है, इधर से सी की वैल्यू निकाल लें और सी की वैल्यू इसमें पुट कर लें। जब सी की वैल्यू पुट की और इसको जो है वो सिंप्लीफाई किया तो वही हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन गई है। ये देख लें, ये वही इक्वेशन बन गई है। तो इस तरह जो है ये सॉल्व करना जो है वो आसान है। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। कैसे, इस आंसर से हम इस इक्वेशन की तरफ गए, वो जाना जो है वो क्या था, आसान था। अब है स्टूडेंट्स इसका लास्ट 80 हमारे पास कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन आर बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स इज़ रैशनल एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इर्रेशनल। ठीक है, अगर ये इर्रेशनल हो तो फिर आपने ये बताना है कि क्या f कॉन्टीन्यूस है r के ऊपर, या f कॉन्टीन्यूस है सिर्फ x इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल, या f इज़ कॉन्टीन्यूस है एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1/2, f इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो बी है कि f इज़ कॉन्टीन्यूस ओनली एट x इज इक्वल टू 1/2। ये सिर्फ कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर जो है वो कॉन्टीन्यूस है। और इसको चेक भी करते हैं। अब ये देखें, ये मैंने इसमें जो है ये बीएससी की बुक के अंदर भी जो है वो मौजूद है क्वेश्चन, ठीक है, किसी और अंदाज से, कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स डिफाइंड था जिसमें एक्स अगर रैशनल नंबर है तो ये जो है वो हमारे पास एक्स आएगा, और इर्रेशनल नंबर है तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा। एफ़ जो है वो डिफाइंड है ऑन दी होल आर। ठीक है, अब हमने कॉन्टीन्यूटी की बात करनी है, तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ये हर नंबर के ऊपर कॉन्टीन्यूस होगा, और वो नंबर हम जो है वो क्या कह लेते हैं, फ़र्ज़ करें ए है। अब ये जो नंबर ए है ये रैशनल और इर्रेशनल दोनों के लिए इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। तो हम रैशनल के लिए भी लिमिट फाइंड कर लेते हैं, इर्रेशनल के लिए भी लिमिट फाइंड कर लेते हैं, और ये जो है वो लिमिट, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है फंक्शन तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इधर हम जो है वो रैशनल के लिए x फंक्शन गिवन है और इर्रेशनल के लिए 1 माइनस एक्स गिवन है। अब हम x की जगह पे a को पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 आती है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है 1/2 के ऊपर। जो बीएससी की बुक में है वो इधर जो है वो हम चेक ही हमने कॉन्टीन्यूटी है x इज़ इक्वल टू 1/2 के इक्वल करनी थी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कंप्लीट हुए। 80 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। 20 क्वेश्चंस जो हैं वो इस पेपर के रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।